नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है इस्तीफा देंगे नाथ, बागडोर किसके हाथ। कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में घमासान छिड़ा हुआ है और अब अटकलें हैं कि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस को 6 साल बाद नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। कमलनाथ 2017 से इस पद पर हैं। हालांकि इस मसले पर अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान ही लेगा। इधर बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस कितने भी बदलाव कर ले, होना जाना कुछ नहीं है। ऐसे में अब सवाल यह है कि कमलनाथ ने इस्तीफा दिया तो किससे पार्टी की कमान मिलेगी। क्या 2024 के लिए कांग्रेस कड़े फैसले ले पाएगी। सवाल तो यह भी है कि कांग्रेस संगठन में बदलाव कर बीजेपी को कहां तक टक्कर दे पाएगी। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार, कैसे होगी 24 की नैया पार। क्या अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे नाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बागडोर होगी किसके हाथ। जिस तरह 5 राज्यों में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपट गए, उसी तरह कांग्रेस भी 3 राज्यों में निपट गई। सबसे करारी हार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली। अब इस हार के बाद एमपी से लेकर दिल्ली तक हाहाकार मचा है। नेताओं के बीच घमासान छिड़ा है। कोई इस हार को अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा बता रहा है तो कोई ईवीएम को टारगेट कर रहा है। लेकिन अटकलें इस बात की भी है कि कमलनाथ पीसीसी चीफ के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस नई टीम भी बना सकती है। नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। उमंग सिंगार का नाम चर्चा में है। वो भी दिग्विजय सिंह और अपने बीच की खाई को कम करने में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर दिग्गी से माफी मांगने के बाद उनसे मुलाकात की। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, इस पर उनका कहना है कि ये आला कमान ही तय करेगा। देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि मतभेद हो सकते हैं, वो मैंने कई चैनल पे भी कहा, कई बार कहा, मनभेद थी। देखिए, पार्टी की जवाबदारियां पार्टी को तय करना, हाईकमान को तय करना, ये मेरे हाथ में नहीं। शुक्रवार को कांग्रेस आला कमान के साथ कमलनाथ की बैठक होने जा रही है, जिसमें हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि इस बैठक के बाद कमलनाथ इस्तीफा दे दे। हालांकि कांग्रेस के भीतर इन अटकलों पर और उसकी नई टीम को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि वो कुछ भी करे, लेकिन 2024 में भी बीजेपी को ही बहुमत मिलेगा। कमलनाथ जी को तो इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए था। जिस प्रकार उनके झूठे दावों की हार हुई, जिस प्रकार उन्होंने अरुण यादव जी जैसे लोगों का राजनीतिक हक लूटा जैसा उन्होंने कहा, तो अब कांग्रेस कितनी भी तैयारी कर ले, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी शुरू है। हर बूथ मोदी बूथ। और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जो सीट कांग्रेस के पास है, अब की बार भारतीय जनता पार्टी संगठन मतपेश का प्रयास है कि मोदी जी जब लोकसभा चुनाव में मैदान में है 2024 में, तो 29 की 29 सीटें मतपेश से मोदी जी को दी जाए जन आशीर्वाद के साथ। 2018 के चुनाव से पहले कमलनाथ को प्रदेश की कमान सौंपी गई थी। जब नतीजे आए तो कहा गया कि कमलनाथ के मैनेजमेंट का कमाल है। लेकिन 2023 के चुनाव में कमलनाथ पूरी तरह असफल रहे। ऐसे में अब कांग्रेस के भीतर प्रदेश अध्यक्ष के पद और नेता प्रतिपक्ष को लेकर घमासान छिड़ सकता है। हालांकि कमलनाथ को हटाना आला कमान के लिए इतना भी आसान नहीं रहने वाला। साथ ही आला कमान किसे प्रदेश कांग्रेस की कमान देगा, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सिद्धार्थ सिंह राजावत, कांग्रेस नेता है, प्रहलाद कुशवाहा बीजेपी प्रवक्ता है, प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रहलाद जी, 29 की 29 सीटें जीतेंगे आप। कमलनाथ यदि इस्तीफा देते हैं तो ठीक है, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला होगा, लेकिन आप भी तो मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जनता ने आशीर्वाद दिया है, मुख्यमंत्री भी जल्द तय होगा। और रही बात कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी के अध्यक्ष पद को लेकर, तो कहीं आपको भी याद है कि जैसे आपने बताया भी कि जब 18 में
पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, सीटें ज्यादा थी, 5 सीटें ज्यादा थी भारतीय जनता पार्टी से। तो लेकिन इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी का कार्यशैली रही है, क्योंकि वो पूरे सर्वविदित है, कहना भी नहीं है कि पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी को संभाल रहे हैं, तो वो किसी प्रकार से पद को छोड़ना नहीं चाहते। और उन्होंने जब मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस का अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ा था, तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी तरीके से कमलनाथ जी कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ेंगे। और वो तो कोशिश करने वाले हैं कि नेता प्रतिपक्ष भी वो स्वयं रहे, जिस प्रकार से वो कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा में हम जीते हैं, हम बाकी जगह हार गए तो क्या हुआ, इसलिए वो नेता प्रतिपक्ष बनने का भी प्रयास करेंगे। और हमें अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी का मामला है, लेकिन मुझे दूर दूर तक ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कमलनाथ जी इस्तीफा देंगे, क्योंकि उनका पद से मोह सर्वविदित है। तो पद से मोह है सिद्धार्थ जी कमलनाथ जी को। पहले भी जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ तो वो 2-2 पद पर रहे, एक पद पर लगातार 6 साल से बरकरार है। क्या इस्तीफा देंगे दूसरा? और वो कह रहे हैं कि कितने भी आप बदलाव कर लें, कुछ होना जाना नहीं है, छिंदवाड़ा भी लेकर रहेंगे इस बार। मेरे साथी मित्र को शायद अल्प ज्ञान है, जब भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता इवन नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब चड्डी पहन के पालने में झूले झूल रहे थे, तब माननीय कमलनाथ जी सांसद बन गए थे। 9 बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, रहे कई बार। तो उनको पद की कोई मोह नहीं है। अगर पद का मोह होता तो वो जाने कितने बड़े बड़े पद ले लेते। उनके पास तो किस प्रकार के क्या क्या उनके पास ऑफर नहीं आया, प्रलोभन नहीं आया, क्या नहीं आया। तो माननीय कमलनाथ जी पद के लिए नहीं, सिर्फ अपने कद और पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे। प्रलोभन भी आया था क्या? आपने कहा ऑफर तो आए थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन लें, लेकिन प्रलोभन वाली बात नहीं बता रहे हैं आप सिद्धार्थ जी। भाजपा की तरफ से ही आया था। ऐसा कभी खुलासा नहीं किया ना कमलनाथ जी ने, इसलिए मैंने कहा। तो ऐसा ना हो कि इस बार नकुलनाथ जी को ले जाएं वो, कि छिंदवाड़ा से वहीं से चुनाव लड़ा दें, यदि आप कह रहे हैं प्रलोभन देते हैं तो। ऐसा है, माननीय कमलनाथ जी का डीएनए कांग्रेसी है, आंदोलनकारी है। कांग्रेस का जो भी डीएनए रहेगा वो कभी भी जाके अपनी विचारधारा छोड़ के तो नया अध्यक्ष नहीं मिलने वाला, मतलब ये तस्वीर साफ है कि कमलनाथ ही तय करेंगे। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि केंद्रीय आलाकमान ने, खरगे ने इस्तीफा मांगा है, उसमें कोई दम नहीं है, कमलनाथ ही रहेंगे, नया नेतृत्व नहीं मिलेगा। लेकिन उमंग सिंगार तो संकेत दे रहे हैं कि आलाकमान को तय करना है। देखिए, मैं आपसे फिर चौकसी जी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो हमारे आला कमान है, एआईसीसी सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग होगी, जो कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड होगा। जो भी डिसाइड होगा वो सर्वमान होगा। हमारे यहाँ पे माना जाता है, हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो को माना जाता है। हमारे यहाँ ऊपर से थोपा नहीं जाता। हम हमारे दो की सरकार नहीं है। जो अगर बोल दिया, आज संघ को भी किनारे करके रख दिया था। आज संघी भी परेशान है कहीं ना कहीं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती थी कि कैडर बेस्ड पार्टी है, भाजपा है, आज की डेट में मोदी सरकार है। लेकिन अभी तो कहा जा रहा है कि संघ का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है इस जीत में, 3 राज्यों की में। अगर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता तो 70 जो संघ प्रचारक थे उन्होंने पार्टी क्यों बनाई? अगर उनको संतुष्ट किया होता तो। ये भी आप भी जानते हैं, पूर्व विदित है। हमारे पास तो पूरे साक्ष्य हैं कि 90 से 95% मशीन इतने वोट डलने के बाद चार्ज कैसे निकली जब काउंटिंग हो रही थी। और जो 70% जो जिसमें हमारे मशीनों में थे उसमें हम क्यों जीते हैं, और 90% वाली में क्यों हारे हैं? तो मशीनों का गेम है प्रहलाद जी। देखिए, मैं इनके लेवल पे, इनके भाषा पे मैं डिबेट नहीं कर सकता। जो इन्होंने शुरुआती में ही पता नहीं क्या बोल रहे थे, हम न्यायालय की सभा में है ना, नहीं आप चड्डी बड्डी की बात करते हैं, ये आपका चरित्र है। सुनिए, और इस तरह की बात ऐसे प्रत्याशी जो ये क्या ये मर्यादा का पालन करना चाहते हैं। इतने सीनियर हो के आपको बात करना नहीं आया। आप इतने सीनियर उम्र दराज होने के बाद आपको ये बात करना नहीं आया कि आपको क्या बात करना है, किस तरह से जनता मध्य प्रदेश भी सुन रही है, जनता मध्य प्रदेश भी सुन रही है, वो जानती है। वो तो इसीलिए आपको सबक सिखाती है, आपको आईना दिखाती है, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं सुधरते हैं। चलिए, दोनों के पास लौट रहा हूँ मैं, प्रहलाद जी आपके पास भी, सिद्धार्थ जी आपके पास भी। तिवारी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, दूसरे दौर में लौट रहा हूँ।
प्रहलाद जी नोट इसीलिए कर वो सबक सिखाया है मध्य प्रदेश की जनता ने, और ठीक है। आपको सबक सिखाते रहेंगे, और हम उनसे सबक के अंदर सरकार आएंगे, प्रहलाद जी, सिद्धा जी, ठीक है, आपकी आपत्ति आ गई ना प्रहलाद जी, आ गई ना आपकी आपत्ति। मैं दूसरे दौर में लौट रहा हूं, तिवारी जी को भी तो चर्चा में शामिल कर लूं। तिवारी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? तिवारी जी, चौकसे जी, जी तिवारी जी म्यूट कर रखा है आपने। चौकसे जी, जी मैं प्रहलाद जी से पूछना चाहता हूं कि 19 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, जिस दिन मतगणना होनी थी उसके एक दिन पहले अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी प्रेस वार्ता लेते हैं और बोलते हैं कि हमारी 306 सीटें आएंगी। तो ये क्या नास्ट्रेडमस हैं, भविष्यवक्ता हैं, क्या हैं, जो इनको पूरा दिख जाता है? ये महाभारत के संजय हैं कि हमको मशीन के अंदर दिख रहा था कि हमारी 306 ही आएंगी। और क्या शिवराज जी भी बिल्कुल उसी श्रेणी में चलते हुए और कैलाश विजयवर्गीय जी हो गए? कैलाश विजयवर्गीय जी का 2 दिन पूर्व का आप बयान देखिए मतगणना के पहले कि 9 की 9 सीटें आ रहेगी इंदौर की, और उनने बोला था कि हमारी जो है 160 से 165 सीटें आ रही हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? कैसे संभव है? क्या ये भविष्यवक्ता पार्टी हो गई है, या भविष्यवाणियां करने लगी है, या ये ज्योतिषी का कहीं से वो गणित अंक लेके आ गए? मैं पूछना चाहता हूं। प्रहलाद जी अंतर्यामी हो गए आपके नेता, वो पहले ही बता देते हैं कि कितनी सीटें आएंगी और उतनी ही आती हैं। ब्रजेश जी, आदरणीय माए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम अपने कार्यकर्ता से, जनता से जो हमारा संपर्क है, जो हमारा काम है, उसके आधार पर हम कहते हैं कि हम इंदौर में 9 की तो थोड़ा आगे पीछे हो जाते ना। भारतीय जनता पार्टी मध्य अब तो भारतीय जनता पार्टी 100 से अधिक सीटें जीतेगी। अमित शाह जी अगर देश के अंदर कहते हैं कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, तो हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में हम काम करने के आधार पर कहते हैं। और आप लोग भाजपा की मंत्री भारतीय जनता क्या है? पटेल को हरवाया गया है, भूपेंद्र सिंह को हरवाया गया, जो आपके राह में कांटे थे आपने उन्हीं इनको हरवाया है, और जो विपक्ष में अपनी आवाज उठाता था उनको हरवाया है। अरे आप कहाँ लगे हैं? आप सुनिए, जनता के बीच में हम काम करते हैं, इसलिए जनता हमको मत देती है, और आप जनता को आप किसी प्रकार से आप उनके बीच में नहीं रहते। जनता कहती है कि आप हमारे बीच में नहीं, हम आपके बीच में नहीं। चलिए 5 सीटें चुन लीजिए और बैलेट पेपर से आप उसमें चुनाव करा लीजिए, हम सहमत हैं। 5 सीटें चुन लीजिए। सिद्धार्थ जी, अच्छा चलिए, ईवीएम ही एक कारण है क्या, और भी कोई कारण मानते हैं आप? निर्वाचन आयोग ने सिद्धार्थ जी, तेलंगाना में भी आप जीत जाते हैं, कर्नाटक में भी जीत जाते हैं, आप अन्य राज्यों में भी जीत जाते हैं, कोई एक ही कारण है सिर्फ ईवीएम की वजह से हारे हैं? सुनिए, क्या सिद्धार्थ जी, बता रहे हैं कब्रिस्तान में ईवीएम की वजह से हारे हैं। वो मशीन पे आ गई कब्रिस्तान में, श्योपुर के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं आइए आप, और जो जिनकी सील टेम्पर होकर निकली उस पर कंप्लेंट की, उस पर क्यों नहीं निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की? एक भी कार्रवाई या एक भी एफआईआर की हो तो बता दीजिए पूरे मध्य प्रदेश में। तो सिद्धार्थ जी सिर्फ ईवीएम से हारे हैं, बाकी और कोई कारण नहीं है? कांग्रेस में सब कुछ ठीक था, जनता ने वोट दिए। अच्छा, आपसे पूछा जाए ईवीएम के अलावा और क्या कारण थे, कुछ बता पाएंगे आप? आप ये ओपीएस जो हमारी स्कीम थी उसके तहत सारे कर्मचारियों ने दिए, आप मत प्रतिशत उठा के देखिए, और अगर वो मत प्रतिशत सही है तो जनता की लहर भी सही थी। 20,13,000 हमारे जो यूथ थे, जो फर्स्ट टाइम के वोटर थे, उन्होंने कांग्रेस को किया है, महिलाओं ने कांग्रेस को किया है। हाँ, ये बात मान सकता हूं, महिलाओं का और कांग्रेस और भाजपा में प्रतिशत जो था, भाजपा का थोड़ा बढ़ा हुआ था, पर हमारे साथ भी मिडिल क्लास पूरी महिलाएं थी। तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी में 19 जिलों में हूं प्रेस वार्ता लेने, उनमें कहीं भी करंट नहीं देखा मैंने भाजपा का इस प्रकार का सुनामी कि 1 लाख से जीते। 1 लाख से कब जीता जाता है? ऐसा लग रहा था कि विगत 18 साल में हम कांग्रेस थे, हमने भ्रष्टाचार किया, हमने पेशाब की आदिवासी के ऊपर, हमने महाकाल के सप्तऋषियों को उठा दिया, हमने कोरम डैम तोड़ दिया, हमने सारे भ्रष्टाचार किए, हमने महिला अत्याचार हमने किया, महिलाओं पे बलात्कार कांग्रेस ने किया, उसका परिणाम कांग्रेस को मिला है। भाजपा तो ये लगता है कि अभी बिल्कुल आई है, एंटी कांग्रेस के लिए मैं लौटूंगा आपके पास, ये बोलना चाहता हूं। हमारे साथी मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या कांग्रेस कोई कड़े फैसले ले पाएगी क्या आज की परिस्थिति में, या उसे ले लेना चाहिए? कमलनाथ जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? वो तो कह रहे हैं कमलनाथ जी का दोष नहीं है, जनता ने हमें वोट दिया है, सिर्फ ईवीएम की वजह से हारे हैं। देखिए, ये तो हमने देखा हमेशा कि जब आपको किसी को निपटाना होता है तो फिर कहा जाता है कि ये उनकी जिम्मेदारी है।
जिस ईवीएम की बात हो रही है तो खुद कांग्रेस कह रही है कि पूरे देश के जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उनमें से उनको 4 करोड़ 60 लाख वोट मिले और बीजेपी को 4 करोड़ 50 लाख। तो जाहिर सी बात है कि जब उसी ईवीएम ने 10 लाख वोट ज्यादा कैसे दिला दिए, ये सोचने की बात है। दूसरा, पिछले चुनाव में भी हम देखेंगे तो लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें थी जहां हार जीत का अंतर 1000 से कम था। इस बार भी आप ऐसी सीट उठाकर देखेंगे तो बीजेपी भी ऐसी जीती है कि अगर हम शाजापुर सीट की जीत लें तो 28 वोटों से जीते। अगर हम बाला बच्चन जैसे नेता की बात कर लें तो 1000 वोटों से कम से जीते हैं। कमल पटेल हमने देखा 1000 कम से वोटों से हारे हैं। तो कई बार ऐसा होता, पिछली बार भी हमने देखा था कि बीजेपी को वोट शेयर ज्यादा था लेकिन सीटें कांग्रेस की ज्यादा थी। तो जो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि कई बार होता है कि आप 4, 5, 6, 10 सीटें 1-1 लाख के अंतर से जीत गए तो लेकिन आपने 50 सीटें 1000 से लेकर 5000 के बीच में गवा दी है, इसका बड़ा अंतर होता है। तेलंगाना की हम बात करें, रेवंत रेड्डी युवा चेहरा आज मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली है, लेकिन जिस 2 सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे और केसीआर भी, तो 1 सीट से केसीआर भी मैदान में थे, रेवंत रेड्डी भी मैदान में थे और बीजेपी के एक नए कैंडिडेट ने दोनों को हरा दिया, यानी एक सिटिंग मुख्यमंत्री को और होने वाले मुख्यमंत्री को। तो ये क्या ईवीएम से संभव था? अगर ईवीएम से संभव होता तो केसीआर दोनों सीटों से जीत जाते, या बीजेपी का कोई नया नवेला आदमी जीत सकता था? बिल्कुल नहीं जीत सकता था। तो वो तो बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं ना, ईवीएम की सेटिंग तो बीजेपी करती है। आप देखिए छिंदवाड़ा की 7 सीटें अगर कांग्रेस जीत रही है, हरदा जिले में अगर बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है, तो ऐसे तमाम सारे जिले हैं जहां बीजेपी का खाता नहीं खुला है। तो आप ऐसा सेलेक्टेड तो करके भेजेंगे नहीं ईवीएम से कि भैया कमलनाथ जी का इलाका है तो इनको सारी हम जिता दें इस ईवीएम से, शिवराज जी का इलाका है इसको ईवीएम से सारा जिता दे, लेकिन दूसरे नेता का है उसमें आधा आधा कर लें। तो सिद्धार्थ जी, ईवीएम कोई सिलेक्टेड इस जगह पे तो भेजी नहीं जाती है कि कहाँ किसको जिताना है, किसको हराना है, और वो कह रहे हैं 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं आपको, तो फिर क्या ये भी सेटिंग नहीं थी? पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे मेरी कई बार इस पे डिबेट में कई बार बहस हुई है और आपने बिल्कुल सार्थक बात की और उसकी सत्यता पे बात की है। तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि एक ईवीएम जो दिन भर चली हो और जब काउंटिंग के समय में उसको रखा जाता तो 95% वोट चार्ज कैसे है, मैं ये पूछना चाहता हूं। और ये मेरे वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, जरा ये भी जवाब दे दें। और उन्हीं वो जो 95% जो ईवीएम चार्ज है उसी में हम क्यों आ रहे हैं, 70% वाली में हम क्यों जीते हैं? चलिए इसका जवाब दीजिए। नहीं तो इसमें ये भी है ना कि अगर जो आपके पोलिंग एजेंट रहते हैं मौके पे मौजूद होते हैं तो ये ऑब्जेक्शन उस समय क्यों नहीं उठाएगा? मैं ये कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये कम से कम जब पोलिंग एजेंट के सामने मशीनें खुलती है। लेकिन सिद्धार्थ जी जब वो कह रहे हैं कि आप वहां पे सुरक्षा में तैनात थे, आपको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी, और दूसरा आपको जहाँ ऑब्जेक्शन हो तो वहां पर आप वहाँ वीवीपैट से आप मिलान करवा सकते हैं उस ईवीएम का। हाँ तो हम जा रहे हैं न्यायालय में, जा रहे हैं करवाने। कांग्रेस पार्टी न्यायालय में जा रही है वीवीपैट को टैली लेकिन उसी जगह क्यों आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई कि यदि ऐसी शंका थी तो वहीं कराते कि हमें वीवीपैट से मतगणना करानी है, चेक करानी है। चौकसे जी, माननीय गोविंद सिंह जी, उनको नजरबंद कर दिया, हमारे प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया, काय पे करेंगे हम? आपने देखा कितने जिलों में नजरबंद कर दिया था जब हम लोग शिकायत लेके उम्मीदवार भी नजरबंद थे और पिछले चुनाव में भी ये हुआ था। वो मतगणना के समय नहीं थे ना सिद्धार्थ जी, वो मतदान के दिन बंद थे और बीजेपी के उम्मीदवार भी बंद थे उसमें। शिकायत किसकी करेंगे ये बताइए? प्रहलाद सिंह जी को नजरबंद कर दिया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रहलाद जी। को नजरबंद करके रख दिया आपने। 99%, 95% कैसे चार्ज रही? मैं ब्रजेश जी कि जिस प्रकार से आपने कहा, जिस प्रकार से मनोज जी ने भी कहा, ठीक है, ये त्वरित में तुरंत में आपत्ति करने के दिन मतगणना होती है, मतगणना के दिन 5 पोलिंग का वीवीपैट का मिलान भी हुआ है इस बार, इसलिए कई जगहों पर। और अगर इनको आपत्ति थी कि किन किन पोलिंगों पर इनको मतों पे छेड़छाड़ हुई है तो भैया आप तुरंत में करना था, लेकिन इनको क्या है, वो कह रहे हैं आपने करने नहीं दिया, अब न्यायालय जा रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ। वो कह रहे हैं आपने करने नहीं दिया, हमारे नेताओं को नजरबंद कर दिया, प्रशासन का दुरुपयोग किया, इसलिए अब वो कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जाए और जब कोर्ट की शरण में जाए तो इधर उधर की बात न करके मुद्दे पर बात करेंगे तो शायद कोर्ट भी सुनेगा। तो क्या मनोज जी, ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस 2024 में मुकाबला कर पाएगी? जब वो ईवीएम पर ही ठिकरा फोड़ रही है तो फिर जमीन पर कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भर पाएगी कि कार्यकर्ताओं को लगेगा हम कितनी भी मेहनत कर लें ईवीएम तो हमको हरा ही देगी? अगर ब्रजेश जी ऐसा होता तो अभी हम देखें, हाल की बात है, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अगर सीटें मिली हैं
या 2018 में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई है तो उसी ईवीएम के कारण थी। तो या तो अभी से एक याचिका ये लगा दी जाए कि अगर लोकसभा का चुनाव ईवीएम से होगा तो कांग्रेस पार्टी उसका बहिष्कार करेगी और तमाम सारे दल उनके साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है कोई प्रेशर बन सकता है। लेकिन आप एक सिस्टम या तो आप उसको हैक करके बता दीजिए, लेकिन जो आप सवाल कर रहे थे मूल बात यह है कि जो जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि अगर आप जीत का क्रेडिट आप ले रहे थे कि मुख्यमंत्री जब कमलनाथ बने, फिर जब सरकार गई तो नेता प्रतिपक्ष बने और वो उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष भी वही बने, तो फिर हार की कोई जिम्मेदारी तो उनको लेना चाहिए या किसी युवा नेता को लाना चाहिए कि आपने नेता प्रतिपक्ष ऐसा नहीं आपने क्या अरुण यादव का अध्यक्ष बनाया था या उसके पहले हमने देखा अजय सिंह को जब बनाया था क्या उन्होंने सरकार की घेराबंदी नहीं की, बहुत अच्छे से की, या हमने उसके पहले सत्यदेव कटारे के समय में देखा कि बीजेपी के खिलाफ वो किस प्रकार से घेराबंदी करते थे। लेकिन क्या कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के बाद जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो क्या ऐसा कोई प्रदर्शन कांग्रेस ने किया जिसको उल्लेखनीय कहा जा सके, सिवाय एक बार पीसीसी के बाहर घेराबंदी हुई तो उसी शाम कमलनाथ कैलाश विजयवर्गीय के भोज में शामिल हुए थे, जिसका उल्टा मैसेज कार्यकर्ताओं में गया और था अभी हारने के तुरंत बाद सीएम से मिलने चले गए, इसका मैसेज भी उल्टा गया। बिल्कुल, और इसका मैसेज हमने पिछले चुनाव में देखा था कि जब शपथ ग्रहण में शिवराज जी गए थे और एक तरफ दिग्विजय, एक तरफ से कमलनाथ थे और एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, दोनों ने उनका हाथ ऊंचे करवा दिए थे, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मॉरल डाउन हुआ था और उसको लेकर तमाम सारी बातें उठी थी। तो जो लीडर है, एक राजनीतिक अपनी इच्छा शक्ति, एक अपनी एक प्रतिबद्धता है, एक सौजन्यता अपनी जगह कि अगर आप जीत की बधाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब बीजेपी ने बिना फेस के चुनाव लड़ा था तो फिर कमलनाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने क्यों गए। हाँ, ये सौजन्यता तब अच्छी मानी जाती जब नए नेता का चुनाव हो जाता, उसको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता, तब वो दोनों के पास चले जाते कि भैया ठीक है शिवराज जी अगर कंटिन्यू करते तो, और शिवराज जी को हटा के उनकी जगह किसी नए को लाया जाता तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कार्यकर्ता का मॉरल डाउन करती है। ठीक है सिद्धार्थ जी, छोटा सा जवाब, कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन करती हैं इस तरह की घटनाएं, तो क्यों ना जब आप जीत का श्रेय ले रहे थे तो हार की जिम्मेदारी भी क्यों नहीं लेते, क्यों नया नेतृत्व नहीं देना चाहते आप सिद्धार्थ जी? सिद्धार्थ जी चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, कुछ तकनीकी खामी है। बहरहाल समय भी इजाज़त नहीं देता कि इस चर्चा को हम जारी रखें, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमलनाथ को निश्चित तौर पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी से क्यों भागना, और उनके जिस तरह के कदम हैं उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होता है। और यदि यही हालात रहे, ईवीएम पर ही ठीक रहा फोड़ती रही कांग्रेस, तो क्या 2024 की लड़ाई उसके कार्यकर्ता दमदारी से लड़ पाएंगे? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि हम कितनी भी मेहनत कर लें, ईवीएम के सहारे बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। तो क्या अपने ही कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन कर रहे हैं कांग्रेस नेताओं के कदम, और क्या कांग्रेस साहसी निर्णय ले पाएगी ताकि 2024 में इसी तरह मुकाबले में आने की कोशिश कर सके? बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।